हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे, तो दोनों कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो उम्मीद है कि ये दोनों कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। की सालगिरह पर कमलेश जी ने बाहर डिनर करने के लिए कहा। मन तो नहीं था क्योंकि सुबह पहले अनाथालय फिर मंदिर भी गए थे। बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी शर्मा जी का मन रखने के शीशे के आगे बालों को संवारने लगी। बालों को संवारते संवारते अपने अतीत के पन्नों पे खो गई। अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान मैं जैसे ही सरकारी स्कूल में अध्यापिका बनी, मेरे लिए रिश्तों की कतारें लग गई, जिनमें एक था कमलेश जी का रिश्ता मेरे लिए आया। कमलेश जी सरकारी बैंक में ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। पहली मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे को भा गए थे। मेरे माता पिता ने कमलेश जी को सुयोग्य वर मानकर मेरी शादी कमलेश जी से तय। बड़े धूमधाम से विवाह के सारे संस्कार हुए। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। सास ससुर देवर और एक ननद, सभी का व्यवहार मेरे लिए बहुत अच्छा था। शादी के 3 साल तक हम दोनों ने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। 3 साल बाद हम दोनों बच्चे के बारे में सोचने लगे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमारी कोई औलाद नहीं हुई। धीरे धीरे समय यूं ही बीता और हम दोनों अकेले हो गए। सास ससुर अपनी अंतिम यात्रा को चले गए। ननद की शादी हो गई और देवर शादी करके अमेरिका में सेटल हो गया। रिटायरमेंट के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए बच्चे बन गए। हम दोनों सुबह एक साथ वॉक पे जाते, घर आकर लूडो खेलते। घर कामों के लिए कांताबाई लगा रखी थी, जो हम दोनों के लिए खाना बना देती थी और घर की साफ सफाई कर देती थी। कुछ दिन पहले जब शर्मा जी बीमार पड़े तो बहुत ही उदास होकर कहने लगे, पता नहीं सुनैना, सांसों की डोर कब तक बंधी है। काश हम दोनों को कोई औलाद होती तो मेरी बात वह तुम्हारा ध्यान रखते और मैं चैन से इस दुनिया को अलविदा कह सकता था। मेरे जाने के बाद बिल्कुल तुम अकेली हो जाओगी, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा। मैंने अपनी उंगली उनके मुंह पे रखी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम दोनों का 7 जन्मों का साथ है, अभी इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। और किसने कहा आपसे कि अगर हमारे बच्चे होते तो वह हमें देखते। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं ऐसे हैं जो बच्चे होते भी आज अकेले अपना जीवन जी रहे हैं। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने वृद्धाश्रम नहीं खुले होते। आपको याद है जो हमें वर्मा जी मिलते हैं बढ़ती उम्र में, जब उन्हें अपनी पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ रहा, वह भी केवल बच्चों की वजह से। दोनों बेटों ने जायदाद का बंटवारा किया और साथ ही साथ माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया। याद है आपको जिन्होंने बच्चों के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और आज बच्चे विदेश और वो और उनकी पत्नी यहाँ अकेले अपना जीवन काट रहे हैं। अरे हम तो अकेले हैं इसीलिए कि हमारे औलादे नहीं हैं। कितने ही इस दुनिया में ऐसे माँ बाप हैं जिनकी 4 औलाद है, लेकिन वह फिर भी अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आप इस चिंता को अपने दिल से निकाल दीजिए कि अगर हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें देखती। कांताबाई की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। हम दोनों साथ हैं, अपने घर में है, जो मर्जी आती वो कर, जहाँ मर्जी जाते, आते जाते खाते। लेकिन कई माँ बाप ऐसे जो बच्चों के होते हुए भी न अपनी मर्जी का खा सकते और न अपनी मर्जी का पहन सकते। इसलिए आप यह मत सोचो कि हमें औलाद नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी हैं। मैंने अपनी बात को खत्म किया और उनकी पसंद वाली अदरक वाली चाय बनाने चली गई। बीबी जी सब काम हो गया हो, अब मैं जाऊं। कांताबाई की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। हाँ कांता, अपने बच्चों के लिए फ्रूट, मिठाइयाँ और कपड़े भी लेती जाना। मैंने कांता को ढेर सारी मिठाइयाँ और कपड़े दिए तो उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। किस अधिकार से आप हमें लेने आए हैं? बेटी के लिए कभी कर्तव्य नहीं निभा पाए, आज अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अनन्या सिर्फ मेरी बेटी और उसकी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। याद करो उस दिन को जब किस तरह तुमने मुझे और मेरी बेटियों को घर छोड़ने पर मजबूर किया। 10 साल पहले की बात है। सुधा, देखो अनन्या के लिए कितना अच्छा रिश्ता है। राज करेगी राज अनन्या वहाँ जाकर। गिरीश जी का इकलौता बेटा है रत्नेश, बहुत खुश रहेगी हमारी अनन्या। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? कि आपको पता नहीं कि अभी अनन्या सिर्फ 16 की हुई, अभी 10वीं क्लास में है, हमारी बच्ची है। आप अभी से उसकी शादी करना चाहते हो? आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? देखो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं अनन्या का पिता हूँ, इतना अधिकार तो मुझे भी कि मैं उसका अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। अरे दुनिया देखी है मैंने। अनन्या जिस उम्र से गुजर रही है वहां उसे फटकती देर ना लगेगी।
अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नादान उम्र है उसकी, भटकते देर नहीं लगेगी, फिर कौन करेगा उससे शादी। और वैसे भी इतनी छोटी तो है नहीं कि इसकी शादी के बारे में सोच नहीं सकते। तुम तो इस उम्र में माँ बन गई थी। रही बात उसकी पढ़ाई की, तो वह शादी की बात ससुराल में भी कर सकती है। गिरीश जी का परिवार बहुत ही आधुनिक विचारों वाला है, वह उसे आगे बढ़ने से कभी नहीं मना करेंगे। तुम एक बार अनन्या से रिश्ते के लिए हाँ करवा लो, मैं जल्दी ही गिरीश जी को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगा। अनन्या की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी, तभी तो छोटी बेटी रागनी के बारे में सोचोगी। ये जिंदगी और बेटियों को घर में ही बिठा के रखना। देखिए चाहे जो भी हो जाए, मेरी बेटियां आगे पढ़ाई करेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। अभी तो इनका तन और मन दोनों शादी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है। तभी अनन्या वहां आ गई। उसने सारी बातें सुन ली थी और बोली, हाँ पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी तो मुझे मेरे सपने पूरे करने, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। देखना पापा, एक दिन आपको अपनी बेटी पे गर्व हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना तो मेरी बातें माननी ही पड़ेंगी। क्या इनकी जिंदगी का फैसला करने का मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मैं बाप होकर तुम्हारा अहित सोचूंगा? नहीं पापा, लेकिन अभी तो मेरी उम्र भी शादी लायक नहीं हुई है, बाल विवाह और गैर कानूनी है। देखिए, अगर आपकी यही जिद है तो मैं बेटियों को लेकर अलग रह लूं, लेकिन उनकी जिंदगी खराब नहीं होने देंगी या अपने सारे सपने पूरे करेंगी। और वर्तमान में आज जब बेटी इस शहर की आईपीएस बनकर आई तो आप मेरी बेटी कहते हुए थक नहीं रहे। पूरा शहर अनन्या पे गर्व कर रहा है, सभी जगह मान हो रहा। देखिए, अब जो भी फैसला होगा वो अनन्या का होगा। मैं अनन्या के हर फैसले में उसके साथ हूँ। तभी अनन्या ने घर में प्रवेश किया और अपने पापा को वहां देखकर एक बार तो वो चौंक गई और अगले ही पल बोली, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? आपने हमारे ऊपर अपने अधिकारों की बातें तो कर ली, लेकिन क्या कभी अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया? क्या पिता का कर्तव्य कम उम्र में बेटियों को बाल विवाह की आग में झोंक देना है? क्या बच्चियों का भविष्य खराब करना? बच्चियों के सपने कुचलने को कर्तव्य कहते हैं। अधिकार भी उसी का होता है जो अपने कर्तव्य पूरे करता है, जो कि हमारी माँ ने किया। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि माँ ने किस तरह से हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद की है। इतने मुश्किल हालातों से हम लोग गुजरे हैं। सच बताना पापा, क्या आपको इतने सालों में कभी हमारी याद नहीं आई? कभी हमारे बारे में नहीं सोचा? हमारे लिए जो कदम उस वक्त माँ ने उठाया था, आज ये उसी का परिणाम है। मैं सारा श्रेष्ठ अपनी माँ को देती हूँ। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मैं कितने ही बरसों से पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ, किंतु तुम्हारे सामने आने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। आज मैं तुम सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो अपने इस पिता को माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। तब माँ ने कहा, बेटा हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं। आज इनके आंसुओं में इनकी गलती नहीं, हमारा भी फर्ज है कि इन्हें माफ कर दिया जाए। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। आज ये अधिकार भी हम तुम्हें देते हैं। आज इन्हें शायद समझ में आ गया था कि बेटियां अभिमान होती है, ना कि शर्मिंदगी। तो दोस्तों, छोटी छोटी दो कहानियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.